हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11 से 22। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आज हम लोग देखेंगे 11 से 22। अभी तक हमने जितने भी रूल्स डिस्कस किए हैं, जितने भी रूल्स पढ़े हैं, वो सारे अप्लाई करने हैं इन एक्सरसाइज में। ठीक है। और एक सबसे बेस्ट बात ये कि अभी तक आपने किसी वर्ड को देखने का आपका जो नज़रिया था ना, वो कुछ और था। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको किसी वर्ड का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया एकदम चेंज हो जाएगा। और जब ये चेंज हो जाएगा ना, आपको किसी वर्ड को देखने का नज़रिया, आप उसको क्या देखते हैं, बस जैसे मैंने कहा कि पेन, आपने ये देख लिया कि पेन में इस कलम का कहानी ख़त्म। लेकिन इस पेन की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कभी आपने किसी को देखा कि पेन फ्रेंड, तो ये पेन यहाँ पे क्या कलम वाला दोस्त है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम वर्ड को और भी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख सकते हैं। ये कहानी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज के बाद आपकी नज़रिया बदल देगी। ये कहानी इस बुक के द्वारा कहा गया है और मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे होता है। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको दिखाएंगे वर्ड का देखने का नज़रिया और इन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, सही ट्रांसलेशन क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ना है 23 से 31 पेज। ठीक है। ये है एक्सरसाइज और इन सारे एक्सरसाइज का मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। वैसे मैं ये जो करेक्ट दिस ट्रांसलेशन, इनको ही ट्रांसलेट करता हूँ केवल, बाकी इन सभी का मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने पास्ट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद V2 आना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्योंकि हमने सिंपल पास्ट में देखा था कि सिंपल पास्ट में ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल पास्ट में हमने देखा था। सिंपल पास्ट जो होता है ना, वो हमेशा V2 लेता है। अगर हमें निगेटिव फॉर्म में बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डीड, उसके बाद V1। जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद आने वाला जो मेन वर्ब होगा वो क्या होगा, V1 होगा। ठीक है। अब ये नहीं कि मैं पैसिव की बात नहीं कर रहा कि पैसिव में इज और एम आर आते हैं उसके बाद V3 है, वो कहानी अलग है। ठीक है। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम अब पढ़ेंगे पैसिव सेंटेंस। इस वीडियो के बाद हम पैसिव सेंटेंस को भी एक दिन में देख लेंगे। पूरी इस कहानी, जितने भी पैसिव सेंटेंस के इस बुक में दिए हुए हैं, बस एक वीडियो में ख़त्म। ठीक है। क्योंकि मुझे 40 वीडियो में इस बुक को ख़त्म कर देना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब स्ट्रक्चर के थ्रू चलते हैं। मैंने ये पूरी कहानी, पूरे रूल्स, हर चीज़ आपको बता दिया है। बस आपको जानना क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपको पता है पहले से, अब थोड़ा सा फॉलो करके मैं बता देता हूँ, बाकी आप बना ही लिए होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे बनाकर भेजते हैं। आपकी भी मर्जी है, आप भी चाहते हैं कि अपने आप को जज करना, चेक करना कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो आप मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे। सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, और उनको मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है। इंग्लिश विद मनीष, ये हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ पे आप अपने जो भी ट्रांसलेशन बनाएंगे उसको फोटो खींच करके मेरे पास भेज देना है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा, उसने मछली नहीं खरीदी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेंट भी लगा है। अच्छा, इसको ना, ये जो डीड है, डिड नॉट मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। तो ये जब भी ज़्यादातर आप देखेंगे ना तो डिडंट बोलते हैं, डिडंट, बट इसको डेंट ही पढ़िए। ठीक है, बेटर है। इसको पढ़ा किया जाता है डेंट, बट ज़्यादातर आप देखेंगे, मैं खुद ही बोलता था पहले डिडंट, बट होना क्या चाहिए था, डेंट। चलो ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब भी हमारा डिड नॉट आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, उसके बाद आने वाला ये V2 है। बाई का V2 बॉट होता है। बाई का V2 क्या होता है, बॉट। तो ये नहीं हो, ये V2 नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है, जब भी हमारा डिड आएगा, डिड के बाद नॉट आएगा, नॉट, उसके बाद V1 आएगा। ठीक है। तो V1 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे नोट नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि, हाँ। तो
ये होना क्या चाहिए था, V1, तो V1 क्या होगा, बाई, तो इन दोनों को रिमूव करके केवल लिख लेंगे ही डिड नॉट बाई फिश। ठीक है, ही डिड नॉट या ही डिडंट बाई फिश। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, काफी इजी है क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हर चीज जान लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। वह किताबें नहीं लाया, ठीक है, वह किताबें नहीं लाया, तो होना क्या चाहिए, फिर डिंट लग गया है ना, डिड नॉट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो ये V2 की जगह केवल आपको V1 लिख देना है। तो ब्रॉट है जो ब्रिंग का होता है, ब्रिंग मिस लाना, ठीक है, इसी का सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रॉट है, तो इसको ब्रिंग यहाँ पे लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा, ये कह रहा है मैंने तुम्हें नहीं पुकारा। देखिए मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो इस तरह से बिल्कुल भी ना बनाए, है ना, कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, लास्ट में आ रहा है नहीं तो लगा दिए नहीं, है ना। होना क्या चाहिए था, ये कॉल्ड है तो ठीक है, तो होना ये चाहिए था, होना ये चाहिए था कि आई डिड या डिंट या डिड नॉट भी लिख सकते हैं। अब कॉल होगा या कॉल्ड होगा, कॉल होगा, यू सिंपली लो, है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या क्या कहना चाहता हूं। तो इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, जो हमने पहले सीख लिया, तो इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए, मैं ये मान के चलता हूं। ठीक है, वह झूठ नहीं बोली, फिर सी डिंट टोल्ड नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, टेल। फिर उसने परीक्षा नहीं दी, है ना, तो ही डिंट अपीयर नहीं लिखना चाहिए, जब डिंट लिख दिया तो केवल अपीयर लिखो, अपीयर एट द एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी खत्म होती है, ये सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मैंने दे दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, और ये कोई भारी नहीं है। ठीक है, चलो एक देख ही देखते हैं कि उसने कार्य आरंभ किया, राइट। तो उसने कार्य आरंभ किया, सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें भैया सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद V2, उसके बाद सब्जेक्ट। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, राइट। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो आराम करने का काम कौन कर रहा है, उसने के लिए हमारा ही हो गया। अब कार्य आराम करना है क्या होता है, स्टार्ट हमें चाहिए V2, तो स्टार्टेड, और क्या करना है, द वॉक, काम। समझ रहे हैं ना, उसने कार्य आरंभ कर दिया। आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं इसे हमें चेक करना है, तो ये रहा आपके लिए PDF, दिस इज PDF फॉर यू, राइट। ये सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, बहुत ही आसान है यार, बहुत बहुत आसान है। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने आप को देख सकते हैं। सारे सेंटेंस मैंने ट्रांसलेट करके दे दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे रुको मैं बताता हूँ। देखिए हिंदी में कहीं कहीं गड़बड़ी होंगी, या हो सकता है कि अंग्रेजी में कहीं कुछ छूट गया हो, तो अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कंप्लेन कर सकते हैं। हिंदी हमारा ना ही हमारा टाइपिंग इंग्लिश अच्छा है, ना ही हमारा टाइपिंग हिंदी अच्छा है। और ये हिंदी वाला जो टाइपिंग किया है ना, वो मेरे एक दोस्त ने किया है। ठीक है, तो उसमें आपको कहीं थोड़ा सा गलत भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातें समझ में आनी चाहिए, फीलिंग्स को समझो यार। ठीक है टाइपिंग तो आता नहीं है, पर मैंने आपके लिए ये किया, और जिसने टाइप किया उसका भी थैंक यू बोलना चाहिए आपको, है ना। चलिए, अब ये सारे सेंटेंस मैंने ट्रांसलेट कर दिए हैं, कोई इसमें नहीं छूटा है। छूटा कौन सा है, मैंने जानबूझकर छोड़ा है, जो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ उस चीज को डिस्कस करें। जैसे ये भी सारे सेंटेंस हमने बना दिया है, इसमें आपको सब्जेक्ट उसके बाद वाज वेयर होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, क्योंकि ये इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रोग्रेसिव टेंस है। ठीक है, वाज वेयर, उसके बाद वाज वेयर हो जाएगा तो V4 लगा लीजिए, V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, राइट। जैसे वो परीक्षा दे रहा है, तो परीक्षा देना ही हो गया हमारा, वाज हो गया, इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब परीक्षा देना का अपीयरिंग, अपीयरिंग एट द एग्जाम, सिंपल, या एग्जामिनेशन, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा
ये सभी सेंटेंस को भी हमने ट्रांसलेट कर दिया है, पर फिर भी आपके संतुष्टि के लिए हम एक दो सेंटेंस यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है ये सारे चीजें ट्रांसलेट करना, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमने बताया था जब पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कौन सा सिलेक्ट हो गया, उसमें हमने ये बताया था कि जो काम सबसे पहले हो जाए, ठीक है, उसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है। पहले ही हो जाए मतलब दो काम हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं पहले ही कार्य समाप्त कर चुका था, मतलब बहुत पहले ही हो गया था किसी काम के पहले। जैसे यहाँ पे देखिए, ट्रेन बहुत पहले पहुंच चुकी थी, या फिर वर्षा आरंभ होने से पहले मैं पहुंच गया था, पूजा करने से पहले उसने स्नान किया। तो इस अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इसमें पहला काम कौन सा हो रहा है, उसने स्नान किया, पहला काम। तो इस काम को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है। बहुत ही डीप तरीके से हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो कृपया आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा कि आपको फर्स्ट वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि इस बुक को कैसे पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, और अंग्रेजी सीखने का भी क्या अप्रोच है, इस बुक के फीचर्स क्या हैं, ये सभी चीज़ें डिस्कस की। अगर वो नहीं देखते हैं तो आगे के जो चैप्टर आएंगे वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि फर्स्ट वीडियो देखिए भाई, फर्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए कर देता हूँ कि मैं पहले ही कार्य समाप्त कर चुका हूँ। तो आप लिखेंगे आई हैड, हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, इसके बाद आने वाला भी3 होता है, तो समाप्त करना का कंप्लीट होता है, यस फिनिश लिख लीजिए, कंप्लीटेड हो जाएगा भी3। उसके बाद क्या पहले ही, तो आई हैड ऑलरेडी लिख लीजिए, ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क, सिंपली, बस बहुत पहले ही खुल चुकी है, तो मच अर्लियर लिख लीजिएगा लास्ट में। जैसे द बस खुल चुकी है, यानी स्टार्टेड हो चुकी है, तो लिख सकते हैं स्टार्टेड, है ना। द बस हैड स्टार्टेड मच अर्लियर, सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हमने ये सारे रूल्स डिस्कस किए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे चीज़ें भी देख रहे हैं जो, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। वाह, कितना बढ़िया पेन है यार, मल्टी कलर है इसमें, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये जो सेंटेंस देख रहे हैं ना, ये आपको पता है, ये आप पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हैड बीन यूज करना है, उसके बाद भी फोर यूज करना है। जैसे वो तैरता रहा था, तो ही हैड बीन स्विमिंग, सिंपली। वह दौड़ती रही थी, तो सी हैड बीन रनिंग। अब इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा यार, ये आपको सोचना चाहिए, है ना। अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज को देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा समस्या होगी, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने इसको भी है, फ्यूचर को भी, हमने सिंपल फ्यूचर को भी डिस्कस किया है। तो क्या कर रहा है कि वह मेरी मदद करेगा, है ना। तो सिंपली ही के साथ आएगा विल, और मदद का हेल्प, हेल्प और मी। कितना आसान है यार, कितना आसान है। चलिए ठीक है। हमें डिस्कस करना है ये वाला, जो भी इस तरह के सेंटेंस दिए होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वह नाचती रहेगी, क्या होगा, वह नाचती रहेगी, सी विल बी डांस। ये हो सकता है क्या, ये गलत है ना, क्योंकि हमने फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि जो काम थोड़े समय के लिए फ्यूचर में जारी रहेगा, उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट शैल विल
शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद V4। लेकिन आप यहाँ पे बी के बाद केवल V1 कैसे लगा सकते हैं यार, है ना? तो क्या होगा, डांसिंग। कितना आसान है, वो तैरता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो स्विम है ना, उसको स्विमिंग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो डबल एम कर रहे हैं, इसका रूल्स भी हमने पढ़ा था कि कोई वॉवेल हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को हम डबल करके आईएनजी लगाते हैं, राइट? तो ये चीज आपको पहले वाले क्लासेस में मिल जाएंगी। इसके पीडीएफ भी हमने दिया था कि हम वर्ब के रूल्स क्या हैं जो आईएनजी फॉर्म में चेंज होते हैं, ठीक है? अब देखिए ये उल्टा सीधा लिखा हुआ था, इस कट को यहाँ पे बी के बाद रखिए, बी के बाद कटिंग ट्रीज, CUTTING, ठीक है? यहाँ पे रखना है आपको, इस बी के बाद कटिंग लिखना है। जैसे दे विल बी कटिंग ट्रीज, सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये भी विल हैव शैल हैव यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव, उसके बाद भी थ्री यूज करना है, ठीक है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ये सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। देख रहे हैं, पूरा सेंटेंस ही ट्रांसलेट करके मैंने दे दिया है, तो आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगी। जो चीज इसमें हमने नहीं दिया वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो लास्ट ये है एक्सरसाइज 21 और 22। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 21 और 22 पे। यहाँ पे कह रहा है पुट अ रिंग अराउंड राइट वर्ड्स। जो भी देखिए इसमें ये जो सेंटेंस दिए है, इसमें कौन सा वर्ड, ठीक है, कौन सा भाव का फॉर्म फिट बैठता है आपके स्ट्रक्चर के अनुसार, आपके टेंस के अनुसार, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे राउंड करना है, गोल करना है, ठीक है? उस तो आइए दिखाते हैं। जैसे हम्म, तो जैसे ये कह रहा है ही इज के बाद तो ना ही गो हो सकता है ना ही गोज हो सकता है, बिकॉज हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो हमने V4 पढ़ा है ना? बस यही पढ़ा है ना, V4 या नाउन एडजेक्टिव आ सकता है, ये सभी आ सकते हैं। लेकिन V1 हमने कभी नहीं पढ़ा, वो होता ही नहीं है। V5 भी हमने कभी नहीं पढ़ा, वो कभी होता ही नहीं है किसी टेंस में। अगर आप लिख रहे हैं तो वो गलत है, पहले ही आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है? हाँ, V3 होगा कभी एडजेक्टिव के फॉर्म में तो कभी V3 के फॉर्म में, लेकिन वो हम पढ़ेंगे पैसिव में। अभी तक हमने इस चीज का जिक्र ही नहीं किया और ना ही इसमें V3 दिया हुआ है, तो जो बच गया उस पर हम रिंग डाल लेंगे, है ना? तो गोइंग हमारा क्या है, सही है। यहाँ पे सी हैज बीन, अब बीन जब आ गया सी हैज बीन, तो इसके मतलब है इसके बाद जो आएगा वो वर्ब होगा V4 में, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4, राइट? तो हमारा कुक से हो ही नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना? मान के चलिए अगर कुक होता है तो कुक्ड हो सकता है, तो ये हम पैसिव में पढ़ेंगे जो आने वाला है। भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पैसिव सेंटेंस को देख लेना, पैसिव वाले वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद आने वाले जो सेंटेंस होंगे वो आपको समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसके बाद जो पैराग्राफ आएंगे वो सारे मिले जुले होंगे टेंस और पैसिव से। आप बोलते भी हैं पेपर में, एग्जाम में, रिपोर्ट्स में, कहीं पे लिखा भी होगा तो वो ज्यादातर पैसिव में होते हैं। भाई पैसिव को बिल्कुल भी मत छोड़ना, अगर आपने टेंस पढ़ लिया तो पैसिव जरूर पढ़ो, ठीक है? फादर डेंट ब्रिंग ब्रॉट स्वीट्स फॉर अस। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जब भी ये वाला हेल्पिंग वर्ब आता है, मिजर वाज हुआ सॉरी डू डज आता है और डीड आता है, डू डज या डिड, तो इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमारा V1 होता है, V1। तो ये ब्रिंग होगा तो इस पर डाल लो रिंग अपना, ये और ये गलत होगा, है ना? समझ रहे हैं ना? अब देखिए राधा के साथ तो कभी भी डोंट आएगा नहीं, ये बात आप ध्यान में रखो, डोंट नहीं आएगा, क्योंकि राधा थर्ड पर्सन का सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर में आता है, सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। तो जब भी हमारा सिंगुलर होगा ना,
थर्ड पर्सन है तो उसका डू नहीं लेता है, डज लेता है भाई, डज, तो डज लगाओ, तो डज, डजंट होगा, डज नॉट, है ना। अब केयर्स तो होगा नहीं, जब हमने डू डज लगा दिया, जब हमने डू और डज लगा दिया इनमें से कोई भी, तो हमारा तो पहले ये वाला नहीं लगेगा, तो ये वाला हमने लगा दिया, उसके बाद आएगा जो V1 होगा भाई, तो केयर्स हो ही नहीं सकता V5, क्या होगा, केयर होगा, फॉर नोबडी। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, कुछ क्या करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको पहले वाली वीडियो देखने होंगे तभी आपको समझ में। अगर आप पहले से भी सब जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर देखिए। चिल्ड्रेन, अब देखो चिल्ड्रेन इज और आर क्राइंग, क्राई या क्राइंग फॉर फूड। अब मुझे बताओ कि ये चिल्ड्रेन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही तो आता है हमारा वर्ब। वर्ब V1 V2 V3 V4 V5 क्या होगा, सब्जेक्ट पे ही तो डिसाइड करता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज होगा या आर होगा, वाज होगा या वेयर होगा, हैज होगा या हैव होगा, शैल होगा या विल होगा, सब क्या सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये हमारा चिल्ड्रन जो है ना वो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, चाइल्ड का मतलब बच्चा और इसका मतलब बच्चे, तो ये तो डिसाइड हो गया कि प्लूरल। तो हमने एक पहले शुरू में आपको रूल बताया था, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, PP और SS, कितना आसान है यार, प्लूरल के साथ प्लूरल लगा दो, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा दो, तो हमारा प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। ये जो प्लूरल है, ये जो प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल, तो इज तो होगा नहीं, आर प्लूरल हो गया, चलो ठीक है। अब हम आर लगा लिए तो क्राई, तो V1 तो हो ही नहीं सकता, ये गलत होगा, तो ये क्राइम होगा V4, सिंपल है। अब देखो लास्ट सेंटेंस इस एक्सरसाइज का 7 नंबर देखो, आई हैवंट स्टोल और स्टोलन हिज पेन। पहले मुझे ये बताओ कि ये स्टोल किसका वर्ब फॉर्म है, स्टोलन किसका वर्ब फॉर्म है, तो ये क्या है, स्टील, स्टील का मतलब चुराना भाई, स्टोल V2 है, और हैव के बाद, हैव और हैज के बाद हमेशा V3 आता है, हैव और हैज के बाद हमेशा जो है वो V3 आता है, तो स्टॉल जो होता है ना वो V2 है, स्टील का V2 जो होता है वो स्टॉल होता है, और इस स्टॉल का मतलब ये केवल यही चुराना ही नहीं होता है, इस स्टॉल, ये स्टॉल नाउन भी है। आपने ओढ़नी देखा, ओढ़नी सुना है, दुपट्टा का नाम सुना है, हाँ, तो स्टॉल का मतलब क्या होता है, दुपट्टा। ज्यादातर लोग इसको स्टॉल स्टॉल बोलते हैं, बट स्टॉल का एक और मीनिंग होता है, ये स्टॉल अलग हो जाता है। ये स्टॉल का मतलब छोटा मोटा जो टपरी वगैरह दुकान कहते हैं वो होता है, ठीक है, STALL। लेकिन इस स्टॉल का मतलब क्या होता है, इस स्टॉल का मतलब होता है ओढ़नी, या फिर V2 का सेकंड फॉर्म। देख रहे हैं ना, एक ही वर्ड के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस हैं, बहुत सारे मीनिंग हैं, कभी वो नाउन के फॉर्म में हम काम कर रहे हैं, तो कभी वर्ब के फॉर्म में, तो कभी एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो कभी एडवर्ब के फॉर्म में। इन सभी वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। आज से अगर आप पेन को देख रहे हैं तो ये सोचना है कि पेन मीन्स कलम होता है कि और भी कुछ होता है, पेन नाउन भी है या वर्ब भी है। जैसे जैसे आप बोलते हैं आई राइट अ लेटर, उसी तरह बोल सकते हैं आई पेन अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब आपको पता ही नहीं होगा कि पेन का मतलब क्या होता है, तो आप मीनिंग निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। आइए एक्सरसाइज 2 देखते हैं। अब ये नहीं कि मैंने बता दिया कि ये स्टॉल का मतलब दुपट्टा होता है, तो केवल स्टॉल का मतलब ही दुपट्टा होता है या ओढ़नी होता है, और भी वर्ड्स हो सकते हैं इसके लिए जो आपको सर्च करनी है, और मुझे बताना है एक और वर्ड, मैं लिख ही रहा हूँ उसका, एक और वर्ड जिसका मतलब ओढ़नी होता है या दुपट्टा होता है, ठीक है। चलिए, इस जो मैंने शुरू में बात की थी ना, जो मैंने शुरू में बात किया था कि वर्ड के देखने का नजरिया आपको आज बदल जाएगा, वो इस एक्सरसाइज से बदल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज 22 है ना, इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आप एकदम आज से चेंज हो जाएंगे कि आप देखेंगे कैसे, इसका नजरिया जो होगा ना आपको देखने का वो कैसा होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स,
आइए देखते हैं, जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं हिंदी में, अंग्रेजी में। तो स्टार्स आर, अब ये तो हमें पता चल गया कि चमक रहे हैं तो ट्विंकलिंग होगा, ठीक है। तो ई को हटाएंगे, हमने रूल्स भी पढ़ा था, और आईएनजी लगाएंगे, तो स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, 2 नंबर देखिए, वो वायलिन बजा रही है, तो सी इज प्लेइंग, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्लेड प्लेइंग। वह स्वेटर बुन रही है, तो इसको पढ़ते हैं नीट। तो नीट आई हो गया क्या हमारा, वावेल हो गया, और टी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। हमने पढ़ा था कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट रहे और उसके पहले एक वावेल रहे, तो इसको हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नीटिंग, KNITT नेटिंग। अब देखिए आप हमेशा यूज करते होंगे स्वेटर बुनना, वह स्वेटर बुन रही थी, बट पता नहीं चलता कि हम इसको अंग्रेजी में कैसे बोले। जैसे यहाँ पे देखिए, वो सुई में धागा लगा रही है, अब हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हम आता है कि सुई में धागा लगा रही है, पर इसको बोलना कैसे है, इसके लिए क्या वर्ड है, ये समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं, वर्ड कहाँ से लाऊं, जल्दी आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलता। तो ये देखिए थ्रेड है, थ्रेड का मतलब तो धागा होता ही है, नाउन भी है ये, लेकिन थ्रेड का मतलब धागा डालना भी होता है, थ्रेड का मतलब सिलना भी होता है, ठीक है। तो थ्रेडिंग कर लेंगे, थ्रेडिंग। उसने घड़ी में चाबी नहीं दी, अच्छा घड़ी में चाबी देना का होता है विंड, ठीक है, घड़ी में चाबी देना, हवा भरना का इंग्लिश क्या होता है, विंड। और इस विंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इस विंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, मुझे ये बताइए। कि ये डेंट लग गया तो सिंपली विंड लिख देंगे, है ना, उसने घड़ी में चाबी नहीं दी, विंड, खत्म कहानी। वह मेरी कमीज में बटन लगा रही थी, अब किसी के कमीज में बटन लगाना या सिलना या स्टिच करना या टेलर करना या नीडल, सबका मतलब सिलना होता है, बटन लगाना कुछ भी रिपेयर करना क्लॉथिंग को या डेकोरेट करना, ठीक है, क्लॉथ्स को। तो सीव का सीविंग हो जाएगा, है ना, लगाना, क्योंकि V4 लगाना है सिंपली। उसने एकाएक छुरा निकाला, मार मत देना भाई, वीपिंग हो जाएगा, अच्छा विप्ड हो जाएगा, सॉरी, बिकॉज ये सिंपल पास्ट में है, तो विप्ड होगा, क्या होगा, विप्ड। अभी तक आपने ये एकदम इस तरह के सेंटेंस कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। वह आंखें लड़ा रही है, ये कभी सेंटेंस सुने हैं, आपको मीनिंग भी पता है, वर्ड भी पता है, लेकिन जब हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं ना, तो सोचने लग जाते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। वो आंखें लड़ा रही है, वो घूर रही है, मुझे आशिक की नजरों से देख रही है, वो दीवानगी के नजरों से देख रही है, प्यार से देख रही है। तो इसके लिए एक सिंपल वर्ड है, क्या, ओगल। क्या है, एक मिनट, ओगल। कितना आसान है अगर आप इसको सही तरीके से देखें, जस्ट गिव मी टाइम। अगर आप इसको सही तरीके से देखो कितना आसान है भाई, मतलब हम सोच ही नहीं रहे थे कि वो आंखें लड़ा भी सकती है, मतलब कहने का कुछ और था कि वो आंखें लड़ा रही है, इसका मतलब हम इस तरह के सेंटेंस हिंदी में सोचते हैं, पर जब अंग्रेजी बोलनी आती है, क्योंकि ये हमारे लाइफ में चल रहे हैं। मैंने शुरुआत दिन भी कहा था कि हम जिंदगी में जो चीज़ कर रहे हैं ना, जो चीज़ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इस बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आपको ध्यान देना है और अपनी अंग्रेजी को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीख लेना है। तो ओगल, लड़ा रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑगलिंग। आगे बढ़ते हैं, ई को केवल रिमूव करेंगे, आईएनजी डाल दो भाई। और इसके और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे स्टीयर होता है, गेज होता है। अच्छा कभी आपने किसी से फ्लर्ट किया है, फ्लर्ट, फ्लर्ट करना, हाँ, तो उसी तरह से ओगल करना भी होता है, बट ओगल घूर करके करना है, और फ्लर्ट जो होता है वो कुछ कमेंट वगैरह करके करते हैं, ठीक है।
बात दोनों बराबर है। चाहे आप किसी को आंखों से इशारा कर लीजिए या अपने कमेंटों से इशारा कर लीजिए, बात तो वहीं जाती है जहां आपका इंटरेस्ट है। मैं नाम नहीं लूंगा ठीक है। उसने छड़ मोड़ दिया, द रॉड। अब देखिए ये जो बेंड है ना, बेंड को भीतरी क्या होगा, बेंट होगा। तो हमें लिखना है यहाँ पे बेंट। जैसे वह मेरे साथ शतरंज खेल रहा है तो प्लेड हो जाएगा, खेल रहा था तो क्या होगा, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। वो ताश फेंट रहा था तो सफल्ड हो जाएगा, ईडी लगा दीजिए, ठीक है। वह रील पर धागे लपेट रहा था। अब समस्या यहीं पे आती है। विंड अभी आपने पढ़ा ऊपर वाले सेंटेंस में, देखिए एक और विंड, विंड 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 कहाँ पे पढ़ा आपने, ये रहा। अभी आपने कुछ ही समय पहले आपने ये पढ़ा कि इस विंड का मतलब क्या होता है, लपेटना, सॉरी चाबी देना होता है। क्या होता है, चाबी देना, हवा देना, सांसें भर देना, फुला देना, ठीक है। और विंड का मतलब हवा भी होता है। लेकिन अभी आप जस्ट थोड़ी सी देर बाद आप विंड का मतलब पढ़ रहे हैं लपेटना, लपेटना। और इस विंड को विंड नहीं पढ़ते, इस विंड का प्रोनाउंसिएशन वाइंड है, वाइंड। इसको विंड पढ़ते ही नहीं है। और इसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होगा ना, वो होगा वाउंड। जबकि 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 आपने ये पढ़ा होगा, इसको तो वाउंड पढ़ते हैं, वाउंड। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा जिसको आप उंड पढ़ते हैं, उंड। उंड का मतलब घाव। ये भी वर्ब है, नाउन भी है, वर्ब भी है। इसका भी भीतरी होता है। जैसे किसी को छूड़ा मारना, चोटिल करना, घवायल करना, उसकी अंग्रेजी क्या होगी, तो उसका मतलब वुंड जो है, ये जो वुंड है, इसकी एक प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रोनाउंसिएशन गलती बोलते हैं बोलते समय अंग्रेजी में, तो मीनिंग कुछ और जाएगा। अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही बोलते हैं तो मीनिंग कुछ और जाएगा। समझ रहे हैं ना। वर्ड देखिए, इस वर्ड का मतलब अगर आप कभी V2 की तरह बोल रहे हैं तो भाई वाउंड बोलना पड़ेगा। अगर इसको नाउन या वर्ब वन की तरह बोल रहे हैं तो वुंड बोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना कि हम एक ही वर्ड को कितने तरीके से देख सकते हैं, कभी नाउन तो कभी एक ही वर्ब। समझ रहे हैं ना। जैसे अभी आपने देखा, ये जो विंड है, विंड जिसका मतलब चाबी देना, हवा भरना, हवा, उसका भीतरी पता है, विंड, विंडेड होता है। बट अभी हमने विंड पढ़ा जिसका मतलब होता है लपेटना, उसका भीतरी पता है, V2 भीतरी क्या होता है, वाउंड होता है। और इस वाउंड को अगर वाउंड पढ़ते हैं तो V2 होता है। अगर आपने पढ़ लिया इसको उंड, तो इसका मतलब ये V1 है या नाउन है, जिसका मतलब होता है घाव करना, चोटिल करना, छुड़ा मारना, ठीक है, या घाव। और जब ये V1 बनेगा तो इसका V2 क्या होगा, wounded। नजरिया यही था, सोचिए। मतलब एक ही वर्ड है, उसके अलग अलग फॉर्म के अलग अलग मीनिंग है, फिर उस फॉर्म का भी वर्ड आगे बन रहा है। समझिए इस चीज को। इसके बाद ये सारे चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, इस बुक के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से। बस आपको समझाने वाला और बताने वाला तरीका होना चाहिए, सामने आपके आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो उसने बहुत जोर से दरवाजा खोल दिया। अब ये बहुत जोर से दरवाजा, वैसे ओपन द डोर होता ही है, बट बहुत जोर से खोलना का होता है फ्लिंग। कोई काम अचानक के लिए बहुत जल्दी से क्विकली करते हैं तो उसको फ्लिंग बोलते हैं। और इस फ्लिंग का हमें V2 लगाना है, खोल दिया, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो इसका V2 क्या हुआ है, ये एकदम अटपटे अटपटे जो आप सुनते नहीं होंगे उस तरह के इसमें भाव दिए गए हैं। और आपको इसको पता भी नहीं चलेगा कि इसका B2 होगा क्या, है ना। आपने इमेजिन कभी नहीं किया होगा कि इस तरह के वर्ड का क्या होगा, फ्लंग, फ्लंग क्या होगा, B2 फ्लंग, फ्लंग V3 भी फ्लंग होगा। कभी आपने थ्रो का नाम सुना है, थ्रो जो आप
फेंक देते हैं, इसका मतलब फ्लिंग का मतलब किसी चीज को तेजी से घुमाना, फेंकना। उसी तरह से हर्ल एक वर्ड है, हर्ल, HURL, हर्ल का भी मतलब वही होता है जो आप फ्लिंग का मतलब समझते हैं। फ्लिंग का मतलब भी वही होता है, तेजी से कोई चीज घुमाना, खोलना, फेंकना, है ना, जल्दी से। हर्ल का मतलब भी वही होता है। कभी आपने, आप कभी कहीं से आते होंगे, धूप से आते होंगे, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हुई हो, क्या करते हैं, कपड़े जल्दी जल्दी उतारते हैं और यूं निकाला, जहां तहां बेच दिया। उस तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब है, फ्लिंग ऑफ। फ्लिंग ऑफ का मतलब कपड़े जल्दी से उतारना, और कहीं पे भी, मतलब जो जहाँ पे जगह है रखने की वहां पे नहीं रखते, कहीं पे भी बिक देते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लिंग ऑफ, या फ्लिंग ऑन भी बोल सकते हैं। या आप कभी कहते हैं फ्लिंग समबडी आउट, मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से ये जगह खाली करो, अभी के अभी। कहते हैं ना किसी को, मैं कह रहा हूँ कि अभी के अभी ये जगह खाली करो, इस रूम को खाली करो, तुमको रहने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए इंग्लिश क्या होगी, फ्लिंग समबडी आउट, है ना। आइए देखते हैं आगे। उसने आग जला दी, आग जलाने का लाइट होता है, लाइट ऑफ फायर। उसी तरह यहाँ पे सेट ऑफ फायर भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे दिया इसलिए है लाइट क्योंकि इसका मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि आपको पता करना है कि लाइट का B2 होता क्या है। वैसे लाइट का मतलब अभी तक आपने प्रकाश पढ़ा होगा कि लाइट का मतलब जलाना भी होता है, ज्योतिमय करना भी होता है, प्रकाश करना भी होता है, हाँ, प्रकाश डालना भी होता है, ठीक है। और लाइट का मतलब हल्का भी होता है, तुम मुझे लाइटली मत ले, है ना, हल्के में मत ले, तो हाँ, डोंट टेक मी लाइटली। तो होना क्या चाहिए इसका, V2 क्या होगा, तो भाई अभी तक आपने सुना ही नहीं होगा जो मैं बताने वाला हूँ। तैयार हैं आप सुनने के लिए। लाइट का मतलब होता है प्रकाश या जलाना, ठीक है, या जलना। और इसका V2 होता है लिट। ये क्या कर दिया सर आपने, मतलब ये लिट, लिट, जी हाँ, लिट, LIT, लिट। यहाँ पे क्या होगा, लिट अ फायर। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि लिट, इसका V2 और V3 है लाइट का। बच्चे बर्फ पर फिसल रहे हैं, अब फिसल रहे हैं, देखिए स्लाइड, स्लाइड तो V1 है भाई, और V3 क्या होगा, स्लाइडेड, स्लाइडेड होगा क्या, V2 नहीं, यहाँ पे तो स्लाइडिंग लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे फिसल रहे थे, V4 लगाना है। मैं आपसे पूछता हूँ इसका V2 और V3 क्या होगा, ये आपको बताना है। इस स्लाइड का V2 और V3 क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके हमारे पास भेजो, ठीक है। और इसके बाद का जो क्लास आने वाला है उसको आप बिल्कुल भी ना छोड़े, वो होगा पैसिव, पैसिव सेंटेंस। हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है भाई कि वो बिल्कुल भी ना छोड़ो। पैसिव सेंटेंस आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने में आती हैं, और ज़्यादातर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, किसमें, एक्टिव सेंटेंस में, उनको हम बोलते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम एक्टिव और पैसिव की बहुत ही डीप में। सो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे।